प्राचीन भारतीय इतिहास की इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, वो हमें पाषाण युग की धुंधली शुरुआत से लेकर शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के शिखर तक ले जाते हैं। जी हाँ, ये सफर बहुत लंबा और दिलचस्प होने वाला है। हम देखेंगे कि कैसे शुरुआती इंसानों ने जीना सीखा, कैसे हड़प्पा जैसी एक शानदार शहरी सभ्यता उभरी, और फिर वैदिक युग जिसने ज्ञान और समाज को एक नया आकार दिया। बिल्कुल। और कैसे जैन और बौद्ध धर्मों ने नए विचार पेश किए और कैसे छोटे छोटे राज्यों से एक विशाल साम्राज्य का जन्म हुआ। सही कहा। हमारा मकसद है इस स्रोत से प्राचीन भारत के अहम पड़ावों, कुछ कह सकते हैं चौंकाने वाले तथ्यों और समय के साथ समाज, संस्कृति और शासन में आए बदलावों को समझना। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है। के लिए स्रोत इसे 3 हिस्सों में बांटता है। प्रागैतिहासिक, जब लिखना नहीं जानते थे। आद्य ऐतिहासिक, जब लिखावट तो थी पर हम पढ़ नहीं पाए, जैसे हड़प्पा की लिपि। और फिर ऐतिहासिक काल। तो पहले प्रागैतिहासिक काल, ये कितना पुराना है? देखिए, ये बहुत ही लंबा दौर है। इसमें आता है पाषाण युग, मतलब पत्थर का युग। इसे हम समझने के लिए 3 हिस्सों में देखते हैं। पुरा पाषाण यानी पुराना पत्थर युग, जो लाखों साल पहले शुरू हुआ। लाखों साल? हाँ, लाखों साल। फिर मध्य पाषाण यानी बीच का पत्थर युग, और नव पाषाण यानी नया पत्थर युग, जब असल में बड़े बदलाव हुए। तो पुरा पाषाण काल में जीवन कैसा था? क्या करते थे लोग? उस समय इंसान मूल रूप से शिकारी और भोजन जमा करने वाला था। पत्थर के खुरदुरे बड़े औजार इस्तेमाल होते थे। एक दिलचस्प बात यह है कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम के एक भूवैज्ञानिक थे। हाँ, नाम सुना है। उन्होंने ही मद्रास के पास पल्लवरम से भारत में पहला पूरा पाषाण कालीन औजार खोजा था। मतलब शुरुआत वहां से हुई एक तरह से। और स्रोत बताता है कि इसी लंबे पुरा पाषाण काल में ही वो हुआ जिसे हम ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस का उदय कहते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल। उच्च पुरा पाषाण काल आते आते होमो सेपियंस आ चुके थे, और इसी दौर में पहली बार गुफाओं में रहने के सबूत मिलते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं। भीमबेटका, वहां तो चित्र भी मिले हैं ना? हाँ, वहीं आ रहा था। कमाल की बात यह है कि इन्हीं गुफाओं में उस जमाने की चित्रकारी भी मिली है। यह दिखाता है कि तब भी इंसान में कला की समझ थी, अभिव्यक्ति थी। अद्भुत। और इलाहाबाद के पास लोहंदा नाला से हड्डी की बनी एक नारी मूर्ति भी इसी काल की मानी जाती है। अच्छा, फिर आया मध्य पाषाण काल। स्रोत कहता है कि इस समय जलवायु बदली, थोड़ी गर्म हुई, घास के मैदान बढ़े। इसका असर जाहिर है जीवन पर पड़ा होगा। हाँ, बहुत बड़ा असर पड़ा। देखिए, घास के मैदान बढ़ने से जानवरों की संख्या बढ़ी, तो शिकार आसान हुआ होगा। शिकार भी, और यहीं से पशुपालन की शुरुआत के संकेत मिलते हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर जैसी जगहों से इसके काफी पुराने सबूत मिले हैं। अच्छा, पशुपालन की शुरुआत। हाँ, और इस काल की खासियत है छोटे पैने पत्थर के औजार, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं, शायद तीर की नोक या ऐसे ही बारीक कामों के लिए। और एक और महत्वपूर्ण बात, पहली बार मानव कंकाल भी इसी काल से मिलने लगते हैं। तो ये एक तरह से अगले बड़े बदलाव यानी नव पाषाण युग की कह सकते हैं तैयारी का दौर था। और नव पाषाण काल को तो स्रोत क्रांतिकारी युग कह रहा है। ऐसा क्यों? क्या हुआ इस दौर में? क्रांति इसलिए क्योंकि यहीं से इंसान ने खेती करना सीखा। ये बहुत बड़ा बदलाव था। खेती अब खाना बदोश जीवन खत्म। हाँ, धीरे धीरे। पश्चिम एशिया में ये क्रांति लगभग 9000 ई पूर्व शुरू हुई थी। भारत के संदर्भ में देखें तो पाकिस्तान में जो मेहरगढ़ है, हाँ, मेहरगढ़ का जिक्र है, वहां लगभग 7000 ईसा पूर्व से खेती के एकदम स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, जौ और गेहूं उगाने के। इसी तरह इलाहाबाद के पास कोल्डी हवा से चावल का बहुत पुराना सबूत मिला है। तो खेती शुरू होने का मतलब हुआ कि अब लोग एक जगह टिक कर रहने लगे होंगे। बिल्कुल। गांव बसे, पशुपालन और व्यवस्थित हुआ, और मिट्टी के बर्तन यानी कुम्हारी का काम शुरू हुआ। जीवन का पूरा ढंग ही बदल गया। इसीलिए इसे क्रांति कहते हैं। सही बात है। स्रोत में कश्मीर की बुरजाहोम संस्कृति का भी जिक्र है, जहां लोग गड्ढों वाले घरों में रहते थे और इंसान के साथ कुत्ते को दफनाने का रिवाज था। ये तो काफी अनोखा है। हाँ, ये बुरजाहोम की खासियत है। और इसके बाद फिर धीरे धीरे तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ, यानी ताम्रपाषाण काल आया, पत्थर के साथ तांबा। और फिर आती है भारत की पहली शहरी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता।
इसे आद्य ऐतिहासिक कहते हैं, है ना, क्योंकि इनकी लिपि हम आज तक पढ़ नहीं पाए। जी, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, पर जैसा स्रोत में भी है, हड़प्पा नाम शायद ज्यादा ठीक है। क्यों? हड़प्पा नाम क्यों बेहतर है? क्योंकि हड़प्पा ही वो पहला स्थल था जो खोजा गया रावी नदी के किनारे। और दूसरी बात, ये सभ्यता सिर्फ सिंधु घाटी तक ही नहीं थी, बल्कि आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बहुत बड़े इलाके में फैली थी। स्रोत के अनुसार करीब 16 लाख वर्ग किलोमीटर। 16 लाख वर्ग किलोमीटर, बहुत बड़ा क्षेत्र है ये तो। हाँ, पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक और उत्तर में जम्मू कश्मीर से दक्षिण में महाराष्ट्र तक। तो किसी एक नदी या घाटी का नाम देना शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता, इसलिए हड़प्पा पहले खोजे गए स्थल के नाम पर। समझ गई। अच्छा, इस सभ्यता की सबसे हैरान करने वाली बात शायद इसकी नगर योजना है। स्रोत में जो वर्णन है वो तो मतलब आज के शहरों जैसा लगता है। वाकई कमाल का है। शहर एकदम योजना से बसाए गए थे। सड़कें सीधी एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, जिसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं। हाँ, ग्रिड पैटर्न। मकान पक्की ईंटों के बने थे और ईंटों का आकार भी काफी हद तक एक जैसा मानकीकृत था। सोचिए उस जमाने में ये स्तर। और पानी निकासी की व्यवस्था, वो भी तो बहुत उन्नत थी। अद्भुत। ढकी हुई नालियां थीं, घरों में आंगन, रसोई, स्नानागार, यहां तक कि कई घरों में कुएं भी होते थे। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार तो इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ये सब देखकर लगता है कि जरूर कोई मजबूत केंद्रीय व्यवस्था रही होगी जो ये सब नियंत्रित करती थी। सही कह रहे हैं। शहरों के अलावा स्रोत में कई जगहों का जिक्र है जहां खास चीजें मिली, जैसे लोथल में गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड का मिलना। ये क्या बताता है? लोथल जो गुजरात में है, वहां डॉकयार्ड का मिलना साफ दिखाता है कि हड़प्पावासी समुद्री व्यापार में माहिर थे। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? हाँ, बिल्कुल। वे शायद जहाजों से दूर दराज के इलाकों जैसे मेसोपोटामिया यानी आज का इराक तक व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा नाम की जगह का जिक्र है, जिसे ज्यादातर इतिहासकार हड़प्पा क्षेत्र ही मानते हैं। अच्छा, इसके अलावा चनहूदड़ों में मनके बनाने का कारखाना मिला, कालीबंगा में जूते हुए खेत और यहाँ तक कि शल्य चिकित्सा का प्रमाण भी मिला है। शल्य चिकित्सा, कमाल है। हाँ, एक बच्चे की खोपड़ी में छेद मिले हैं और धौलावीरा में विशाल जलाशय, स्टेडियम जैसी चीजें। ये सब दिखाता है कि ये सभ्यता कितनी विविध और विकसित थी। और सामाजिक जीवन के बारे में क्या पता चलता है? क्या समाज बटा हुआ था वर्गों में? ऐसा लगता तो है। समाज कई वर्गों में बटा था शायद। शासक वर्ग, पुरोहित, व्यापारी, शिल्पी, मजदूर। और क्योंकि नारी मूर्तियां बहुत मिली हैं, तो कुछ अंदाजा लगाते हैं कि शायद समाज मातृसत्तात्मक रहा हो। यानी महिलाओं का स्थान महत्वपूर्ण था। हाँ, कह सकते हैं। लोग सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे, सोने चांदी, कीमती पत्थरों के गहने पहनते थे, और मजे की बात, लिपस्टिक, काजल जैसे सौंदर्य प्रसाधन भी इस्तेमाल होते थे। हाँ, मतलब फैशन तब भी था। बिल्कुल। खाने में शाकाहारी, मांसाहारी दोनों थे। और धार्मिक मान्यताएं, पूजा पाठ करते थे क्या? हाँ, बिल्कुल करते थे। मातृदेवी की पूजा के काफी प्रमाण मिलते हैं। एक मोहर पर एक योगी की मुद्रा में बैठे पशुओं से घिरे देवता का चित्र है, जिसे कुछ लोग पशुपति या शिव का आदि रूप मानते हैं। आदि शिव, हाँ। कुबड़ वाला बैल शायद पवित्र माना जाता था। पीपल जैसे पेड़ों की पूजा भी होती थी। कालीबंगा और लोथल से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं जो शायद यज्ञ का संकेत देती हैं। पर मंदिर नहीं मिले हैं ना? नहीं, खास बात यही है कि हड़प्पा सभ्यता से मंदिर जैसी कोई इमारत नहीं मिली है। ताबीज भी मिले हैं, जिससे लगता है कि वे शायद जादू टोना या बुरी नजर से बचने में भी विश्वास करते होंगे। आर्थिक जीवन का आधार क्या था? व्यापार के बारे में तो हमने सुना, और क्या करते थे ये लोग? देखिए, अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य आधार थे: कृषि, पशुपालन और शिल्प व्यापार। वो गेहूं, जौ, चावल, मटर, सरसों, तिल और खासकर कपास उगाते थे। कपास, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और कपास उगाने वाले ये दुनिया में शायद सबसे पहले थे। तभी तो यूनानी इसे सिंडोन कहते थे। अच्छा, सिंटोन। पशुपालन में बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर पालते थे। घोड़े के बारे में जानकारी थी या नहीं, इस पर थोड़ी बहस है। हालांकि कुछ जगहों से हड्डियां मिली हैं, पर शेर से वो अपरिचित थे। शेर से अपरिचित थे, ये तो रोचक है। हाँ, उद्योग धंधों में कपड़ा बुनना, धातु के औजार और बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ईंटें बनाना और वो खास मनके और मोहरे बनाना, ये सब महत्वपूर्ण थे। व्यापार के लिए वो बाट और माप का इस्तेमाल करते थे, है ना? वो भी मानकीकृत थे। हाँ, मानकीकृत बाट और माप।
बाट अक्सर सुलह के गुणक में होते थे। यातायात के लिए बैलगाड़ी और नावों का प्रयोग होता था। इनकी कला भी काफी उन्नत लगती है, खासकर वो मोहरे और मूर्तियां जो मिली हैं। हाँ, उनकी मोहरें सील्स बहुत खास हैं। ज्यादातर सेलखड़ी पत्थर की बनी चौकोर मोहरों पर जानवरों के चित्र, जैसे वो एक सींग वाला जानवर, बैल, बाघ, गैंडा, और उनकी वो रहस्यमयी लिपि अंकित है। और वो कांसे की नर्तकी वाली मूर्ति? हाँ, मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की नर्तकी की मूर्ति उनकी धातु कला का बेहतरीन नमूना है। वो द्राविड़ मोम विधि या लॉस्ट वैक्स कास्टिंग से बनी है। पत्थर और मिट्टी की मूर्तियां भी मिली हैं। उनके मिट्टी के बर्तन मतलब मृदभांड चाक पर बने होते थे, लाल रंग के, जिन पर काले रंग से सुंदर डिजाइन बने होते थे। और वो रहस्यमयी लिपि जिसके बारे में हम शुरू में बात कर रहे थे, क्या हम कभी जान पाएंगे कि उन्होंने क्या लिखा? ये लिपि चित्रात्मक है, जिसमें करीब 400 चिन्ह हैं। ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, और ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अगर इसे पढ़ लिया जाए तो शायद हमें सभ्यता के बारे में बहुत कुछ नया पता चले। सच में। और इस महान सभ्यता का पतन क्यों हुआ, ये भी तो एक रहस्य है। हाँ, पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। बाढ़, जलवायु परिवर्तन, बाहरी आक्रमण, व्यापार में गिरावट जैसे कई कारण बताए जाते हैं। हो सकता है इनमें से कई कारण मिलकर जिम्मेदार रहे हों। एक साथ कई चीजें हुई होंगी। हड़प्पा के पतन के बाद इतिहास हमें वैदिक काल की ओर ले जाता है, लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। बिल्कुल। इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत वेद है। वेद का मतलब ही है ज्ञान। बिल्कुल। और इस लंबे काल को भी हम 2 हिस्सों में बांटकर समझते हैं। ऋग्वैदिक काल, जो लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था, और इसकी जानकारी मुख्यतः ऋग्वेद से मिलती है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। इसकी जानकारी हमें बाकी तीनों वेदों, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और फिर ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों से मिलती है। अच्छा। तो पहले ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं जी। ये लोग कैसे थे, कहाँ रहते थे, इनका समाज कैसा था? ऋग्वैदिक आर्य मुख्यतः सप्त सैंधव यानी 7 नदियों वाले प्रदेश में रहते थे, जो आज का पंजाब और आसपास का इलाका है। उनका जीवन काफी हद तक कबीलाई था। कबीले को जन कहते थे और उसका मुखिया राजन कहलाता था। राजन मतलब बहुत शक्तिशाली होता था? नहीं, ऋग्वैदिक काल में राजा उतना शक्तिशाली नहीं था। उस पर सभा और समिति जैसी संस्थाएं नियंत्रण रखती थीं। समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी। ये ध्यान देने वाली बात है। अच्छी थी कैसे? उन्हें शिक्षा का अधिकार था। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला जैसी विदुषी महिलाओं का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। वे सभाओं में भी भाग ले सकती थीं। वर्ण व्यवस्था का शायद शुरुआती लचीला रूप मौजूद था, पर वो जन्म पर आधारित और कठोर नहीं था जैसा बाद में हुआ। छुआछूत जैसी कोई बात नहीं थी। और उनकी अर्थव्यवस्था और धर्म जीवन कैसे चलता था? अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित थी। गाय सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी। इसीलिए हम देखते हैं कि युद्ध भी अक्सर गायों के लिए होते थे, जिन्हें गविष्ठी कहा गया है। गविष्ठी यानी गायों की खोज। हाँ, कृषि का महत्व तब कम था। जौ यानी यव मुख्य फसल थी। धर्म की बात करें तो वे प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे, जैसे इंद्र जो सबसे प्रमुख देवता थे, वर्षा और युद्ध के देवता, फिर अग्नि जो देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ माने जाते थे, वरुण, सूर्य, सोम ये क्या था? सोम एक पौधे का रस था जिसे वो पीते भी थे और देवता भी मानते थे। वे यज्ञ करते थे, लेकिन कर्मकांड तब उतने जटिल नहीं थे। ठीक है। फिर उत्तर वैदिक काल में क्या बदलाव आए? स्रोत बताता है कि लोहे का इस्तेमाल इस दौरान शुरू हुआ। इसका क्या असर पड़ा? हाँ, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहे का ज्ञान और प्रयोग बढ़ा, जिसे वो श्याम अयस या कृष्ण अयस कहते थे। इससे खेती में क्रांति आ गई। खेती में क्रांति? लोहे से। हाँ। लोहे के हल से गहरी जुताई संभव हुई। जंगल साफ करके ज्यादा जमीन खेती लायक बनाई गई। अब कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गई। चावल, व्रीहि, गेहूं मुख्य फसलें बन गई। आर्य अब गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों की ओर फैल गए। तो राजनीतिक रूप से भी बदलाव आए होंगे? बिल्कुल। अब कबीले यानी जन मिलकर बड़े इलाके यानी जनपद बनने लगे। राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई। अब वो बड़े बड़े यज्ञ करने लगे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अपनी शक्ति दिखाने के लिए। सभा समिति जैसी पुरानी संस्थाओं का महत्व कम हो गया, और जो कर पहले स्वेच्छा से दिया जाता था, बलि, वो अब अनिवार्य हो गया। और सामाजिक जीवन में वहां भी बड़े बदलाव आए? हाँ, और ये बदलाव शायद सबसे गहरे थे। वर्ण व्यवस्था अब जन पर आधारित और बहुत कठोर हो गई। ब्राह्मणों और क्षत्रियों का दबदबा बहुत बढ़ गया। वैश्यों जो व्यापारी किसान थे और शूद्रों जो सेवा कार्य करते थे,
की स्थिति में गिरावट आई। और महिलाओं की स्थिति? वो तो ऋग्वैदिक काल में अच्छी थीं। उत्तर वैदिक काल में उसमें भी गिरावट आई। उन्हें सभाओं में जाने से रोका जाने लगा, शिक्षा के अवसर कम हो गए, गोत्र व्यवस्था शुरू हुई, जिससे विवाह के नियम और जटिल हो गए। इसी समय आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास का विचार भी विकसित हुआ। और धर्म? धार्मिक जीवन में यज्ञ और कर्मकांड बहुत ज्यादा जटिल और खर्चीले हो गए। देवताओं में भी बदलाव आया। इंद्र और अग्नि का महत्व कम हुआ और प्रजापति, सृष्टि के रचयिता, विष्णु, पालक और रुद्र, जिन्हें बाद में शिव कहा गया, ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। तो मतलब समाज ज्यादा जटिल और कर्मकांडी हो गया। और स्रोत कहता है कि इन्हीं जटिल कर्मकांडों और सामाजिक कठोरता के माहौल में कुछ नए विचार भी उभरे। बिल्कुल सही। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास इन्हीं परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में हम देखते हैं कि 2 बड़े धर्मों का उदय हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दोनों ने ही वैदिक कर्मकांडों का विरोध किया, अहिंसा पर बहुत जोर दिया और एक सरल नैतिक जीवन का रास्ता दिखाया। और मजे की बात है कि दोनों के संस्थापक महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध क्षत्रिय राजकुमार थे। हाँ, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। दोनों ने ज्ञान की खोज में राजसी जीवन छोड़ दिया था। पहले जैन धर्म की बात करते हैं। इसके मुख्य सिद्धांत क्या थे? जैन धर्म जिन शब्द से बना है, जिसका मतलब है विजेता, यानी जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली हो। इसके मुख्य सिद्धांत हैं त्रिरत्न, यानी सम्यक दर्शन, सही विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, सही कर्म। और वो पंच महाव्रत। हाँ, पंच महाव्रत, अहिंसा, हिंसा न करना, सत्य, झूठ न बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा संपत्ति जमा न करना, और ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम। इनमें से पहले 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे और 5वां ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा। ये आत्मा और ईश्वर के बारे में क्या मानते हैं? ये आत्मा के अस्तित्व और कर्मफल में विश्वास करते हैं, लेकिन ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मानते। मतलब एक तरह से अनीश्वरवादी हैं। उनका अनेकांतवाद या शादवाद का सिद्धांत कहता है कि सत्य के कई पहलू हो सकते हैं और किसी एक नजरिए से उसे पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। अहिंसा पर इनका जोर बहुत ज्यादा है, मतलब सूक्ष्म जीवों की हिंसा से भी बचने की कोशिश। और बाद में ये 2 हिस्सों में बट गया था ना, श्वेतांबर और दिगंबर। हाँ बिल्कुल, श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं और दिगंबर जो वस्त्र रहित रहते हैं। इनका साहित्य आगम कहलाता है, जो ज्यादातर प्राकृत भाषा में है। ठीक है। और बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं क्या थीं? गौतम बुद्ध ने किस बात पर जोर दिया? गौतम बुद्ध ने मूल रूप से दुख और उसके निवारण पर जोर दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। पहला, संसार में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है, जो कि इच्छा या तृष्णा है। तीसरा, दुख को मिटाया जा सकता है। और चौथा, दुख मिटाने का एक रास्ता है। और वो रास्ता क्या है? वही है अष्टांगिक मार्ग। इसमें 8 चीजें हैं: सम्यक दृष्टि, सही समझ; सम्यक संकल्प, सही इरादा; सम्यक वाक, सही बोली; सम्यक कर्मांत, सही कर्म; सम्यक आजीव, सही जीविका; सम्यक व्यायाम, सही कोशिश; सम्यक स्मृति, सही सजगता; और सम्यक समाधि, सही ध्यान। उन्होंने मध्यम मार्ग की बात भी की थी। हाँ, बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने को कहा। मतलब ना तो अत्यधिक भोग विलास का जीवन और न ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देने वाली कठोर तपस्या। उन्होंने आत्मा के स्थायी अस्तित्व को नहीं माना, अनात्मवाद, और सब कुछ परिवर्तनशील माना, क्षणिकवाद। क्या वो ईश्वर को मानते थे? नहीं, वे भी अनीश्वरवादी थे। कर्म और पुनर्जन्म में उनका विश्वास था। उन्होंने अपने उपदेश आम लोगों की भाषा पाली में दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें, और भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए संघ की स्थापना की। बौद्ध धर्म भी बाद में बटा था। हाँ, मुख्य रूप से 2 शाखाओं में, हीनयान या थेरवाद जो बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, और महायान जो बुद्ध को देवता मानते हैं और बोधिसत्व के आदर्श पर चलते हैं। इनका साहित्य त्रिपिटक कहलाता है, जो पाली भाषा में है। तो ये दोनों धर्म एक तरह से उस समय के समाज और धर्म में सुधार के आंदोलन थे। हाँ, कह सकते हैं। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, अहिंसा पर बल दिया और नैतिक जीवन पर जोर दिया। इसी दौर में यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास भारत में बड़े बड़े राज्य भी उभर रहे थे, जिन्हें स्रोत महाजनपद कहता है। हाँ बिल्कुल, उत्तर भारत में उस समय 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जैसे काशी, कोसल, अंग, मगध, वत्स, अवंती। इनमें से कुछ राजतंत्र थे, जहां राजा का शासन था, और कुछ गणराज्य भी थे, जैसे वज्जी और मल्ल,
जहां लोगों का समूह शासन करता था। 16 महाजनपद, और इन सब में आपस में संघर्ष भी चलता रहता होगा। हाँ, जाहिर है, सत्ता और विस्तार के लिए इनमें लगातार संघर्ष चलता रहता था। और इन सब में सबसे शक्तिशाली कौन बनकर उभरा? स्रोत मगध का जिक्र करता है। मगध? हाँ, धीरे धीरे मगध ने बाकी महाजनपदों को पीछे छोड़ दिया और सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। ऐसा क्यों हुआ? मगध में ऐसा क्या खास था? इसके कई कारण थे। एक तो उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी, सुरक्षित थी, जमीन बहुत उपजाऊ थी। पास में ही झारखंड के इलाके में लोहे के भंडार थे, जिससे हथियार और औजार बनाने में मदद मिली। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, मगध को बिंबिसार, अजातशत्रु और बाद में महापद्मनंद जैसे बहुत ही योग्य और महत्वाकांक्षी शासक मिले। हाँ, बिंबिसार और अजातशत्रु का जिक्र है। बिंबिसार ने अंग को जीता था और अजातशत्रु ने काशी और वज्जी संघ को हराया था। बिल्कुल, अजातशत्रु ने तो वज्जी संघ को हराने के लिए रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे नए तरह के हथियारों का भी इस्तेमाल किया था। अच्छा, और फिर नंद वंश आया? हाँ, हर्यंक वंश और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया। इसका संस्थापक महापद्मनंद बहुत शक्तिशाली शासक था। उसने एकराट यानी एकमात्र सम्राट और सर्वक्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला जैसी उपाधियां ली थीं। उसने कलिंग, आज का उड़ीसा, तक अपना साम्राज्य फैला लिया था। और इसी नंद वंश के आखिरी राजा थे घनानंद, जिनके समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। हाँ, घनानंद ही थे, और उन्हीं घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने महान मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो अब हम आ गए मौर्य साम्राज्य पर। लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व भारत का पहला विशाल साम्राज्य। इसके बारे में जानकारी के स्रोत भी कई हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका। हाँ, अशोक के अभिलेख, पुराण, विशाखदत्त का नाटक मुद्रा राक्षस, कई स्रोत हैं। तो इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने चाणक्य की मदद से घनानंद को हराया। बिल्कुल, चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उनकी मदद निर्णायक थी। चंद्रगुप्त ने न सिर्फ मगध जीता, बल्कि उत्तर पश्चिम में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भी हराया। सेल्यूकस निकेटर, उसे हराया? हाँ, लगभग 305 ईसा पूर्व में हराया। और संधि के तहत सेल्यूकस ने काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान के इलाके चंद्रगुप्त को दे दिए। इतना ही नहीं, उसने अपनी बेटी हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त से किया। और उसी ने मेगस्थनीज को राजदूत बनाकर भेजा था। हाँ, मेगस्थनीज सेल्यूकस का ही राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया और उसने इंडिका लिखी। चंद्रगुप्त के बारे में एक और बात कही जाती है कि जीवन के अंत में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था और श्रवण बेलगोला चले रहे थे। अच्छा, चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार आए। उन्हें अमित्र घात भी कहा जाता है। हाँ, यूनानी लेखों में उन्हें अमित्रोचेट्स या अमित्रघात कहा गया है, जिसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। उनके समय में भी सीरिया और मिस्र से राजदूत आए थे। और फिर आए मौर्य शासकों में सबसे महान अशोक, लगभग 273-232 ईसा पूर्व। अशोक का नाम तो मतलब भारतीय इतिहास में अमर है। बिल्कुल, अशोक अपने दादा चंद्रगुप्त और पिता बिंदुसार की तरह ही शक्तिशाली शासक थे, लेकिन उन्हें महान बनाता है कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन। हाँ, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व। उस युद्ध में बहुत हिंसा हुई थी, है ना? बहुत ज्यादा। उस युद्ध की विभीषिका देखकर अशोक का मन बदल गया। उन्होंने भविष्य में युद्ध न करने का प्रण लिया और धम्म यानी नैतिक सिद्धांतों के प्रचार का रास्ता अपनाया। ये क्या था, कोई नया धर्म? नहीं, धम्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों की अच्छी बातों का सार था। नैतिक आचरण संहिता थी। इसमें बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, अहिंसा, दान, सत्य बोलना, सहिष्णुता जैसी बातें थीं। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और इसे फैलाने के लिए बहुत काम किया। उन्होंने वो शिलालेख और स्तंभलेख भी तो खुदवाए थे। हाँ, अपने धम्म का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पूरे साम्राज्य में जगह जगह शिलालेख और स्तंभलेख लगवाए। विदेशों में भी धर्म प्रचारक भेजे। उनकी उपाधि थी देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, यानी देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी। अशोक नाम भी कुछ अभिलेखों में मिलता है। हाँ, मास्की, गुर्जरा जैसे कुछ अभिलेखों में उनका नाम अशोक मिलता है। इतने बड़े साम्राज्य को चलाना मतलब प्रशासन बहुत मजबूत रहा होगा। हाँ, मौर्य प्रशासन बहुत सुसंगठित और केंद्रीकृत था। राजा सबसे ऊपर होता था, उसकी मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती थी,
कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि शासन के कई विभाग थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था, और हर विभाग का एक अध्यक्ष होता था। जैसे कुछ उदाहरण? जैसे सीताध्यक्ष कृषि विभाग देखता था, शुल्काध्यक्ष व्यापार कर वसूलता था, पौतवाध्यक्ष मापतौल का अधिकारी था, लक्षणाध्यक्ष टकसाल का प्रमुख था। ऐसी कई व्यवस्थाएं थीं। और सेना, गुप्तचर व्यवस्था? एक विशाल स्थायी सेना थी, और गुप्तचर व्यवस्था, जिसे गूढ़ पुरुष कहा जाता था, वो भी बहुत मजबूत थी। साम्राज्य प्रांतों में बटा था जिन्हें चक्र कहते थे, और उनके प्रमुख अक्सर राजकुमार या आर्यपुत्र होते थे। न्याय व्यवस्था कैसी थी? न्याय व्यवस्था भी सुगठित थी। 2 तरह के न्यायालय थे, धर्मस्थीय जो दीवानी मामले देखते थे, और कंटक शोधन जो फौजदारी मामले देखते थे। और पैसा कहाँ से आता था, मतलब राजस्व? राजस्व के मुख्य स्रोत थे भाग, जो कि भूमि कर था, आमतौर पर उपज का छठा हिस्सा। इसके अलावा बलि नाम का कर, हिरण्य यानी नकद कर, बिक्री कर वगैरह भी थे। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में भी लिखा है। हाँ, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 सदस्यों की 6 समितियां चलाती थीं। हर समिति में 5 सदस्य होते थे, और सबके अलग अलग काम बटे हुए थे। और अशोक के अभिलेख जिनकी हमने बात की, वो क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं? वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उस समय के प्रत्यक्ष मतलब फर्स्ट हैंड प्रमाण हैं। पत्थर की शिलाओं, स्तंभों और गुफाओं में मिले हैं। भाषा ज्यादातर प्राकृत है, और लिपियां ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामिक और यूनानी भी हैं, खासकर उत्तर पश्चिम में। और इन्हें सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। हाँ, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ा, जिससे मौर्य इतिहास को समझने में एक तरह की क्रांति आ गई। इन अभिलेखों से अशोक की धम्य नीति, उसके प्रशासनिक सुधार, लोक कल्याण के काम, उसके साम्राज्य की सीमाओं, सबके बारे में पता चलता है। जैसे वो रुम्मिन्देई अभिलेख। हाँ, नेपाल में रुम्मिन्देई अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी की यात्रा की थी, और वहां भूमि कर घटाकर 18 कर दिया था। मौर्य काल की कला के बारे में भी स्रोत में जिक्र है। वो स्तंभ बहुत मशहूर है। हाँ, अशोक के बनवाए एकाश्म स्तंभ, जो एक ही पत्थर को तराशकर बनाए गए हैं, अपनी अद्भुत चमकदार पॉलिश और शीर्ष पर बनी पशु आकृतियों के लिए जाने जाते हैं। जैसे सारनाथ का सिंह स्तंभ, जो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। और स्तूप? हाँ, उन्होंने बौद्ध अवशेषों पर स्तूप भी बनवाए, जैसे सांची और सारनाथ के स्तूप, जो शुरुआत में ईंटों से बने थे। इसके अलावा बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों में चट्टानों को काटकर भिक्षुओं, खासकर आजीवकों के लिए गुफाएं, गुहा विहार बनवाईं। लोक कला का भी जिक्र है। हाँ, लोक कला में यक्ष और यक्षियों की बड़ी बड़ी पत्थर की मूर्तियां मिलती हैं, जैसे पटना के पास मिली दीदारगंज यक्षी। और उस काल के खास मिट्टी के बर्तन अपनी चमकदार काली पॉलिश के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें NBPW यानी उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड कहते हैं। अच्छा, एक और बात, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। दार्शनिक, किसान, शिकारी, व्यापारी, सैनिक, निरीक्षक, मंत्री। जबकि कौटिल्य और भारतीय ग्रंथ 4 वर्णों की बात करते हैं। ये अंतर क्यों? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है, और स्रोत भी इसे उठाता है। मेगास्थनीज ने शायद समाज को पेशे या काम के आधार पर बांटा, जो उसने अपनी आंखों से देखा, जबकि भारतीय परंपरा में वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का आधार ज्यादा जटिल था, जो जन्म और कर्म से जुड़ा था। तो मतलब मेगास्थनीज ने शायद बाहरी नजरिए से जो समझा वो लिख दिया। हाँ, ऐसा हो सकता है। ये दिखाता है कि समाज को देखने के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं, खासकर जब कोई बाहरी पर्यवेक्षक उसे देख रहा हो। वैसे स्रोत ये भी बताता है कि मौर्य काल में दास प्रथा थी, और स्त्रियों की स्थिति में पहले की तुलना में कुछ गिरावट आई थी। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद क्या हुआ? क्या भारत फिर से छोटे राज्यों में बट गया? हाँ, मौर्यों के बाद भारत में फिर से राजनीतिक बिखराव का दौर आया, जो लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक चला। इसे मौर्योत्तर काल कहते हैं। मगध में शुंग और फिर कण्व वंश आए, जो ब्राह्मण थे। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, है ना? उसने आखिरी मौर्य राजा को मारा था। हाँ, पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था, और उसी ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव रखी। ये पहला ब्राह्मण राजवंश था। उसने अश्वमेध यज्ञ भी किए, और पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखा, वो उसके पुरोहित थे। मनुस्मृति की रचना भी शायद इसी काल के आसपास हुई। और इसी समय विदेशी आक्रमण भी हुए। हाँ, उत्तर पश्चिम से हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक आए, फिर शक, पहलव और कुषाण आए। हिंद यवनों ने पहली बार भारत में ऐसे सिक्के चलाए जिन पर राजा का नाम और चित्र होता था, और सोने के सिक्के भी इन्होंने ही शुरू किए।
मिनांडर एक प्रसिद्ध हिंद यवन शासक था। और कुषाण कनिष्क। हाँ, कुषाणों में कनिष्क सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। ये दौर भले ही राजनीतिक उथल-पुथल का था, लेकिन व्यापार, खासकर मध्य एशिया और रोम के साथ जो रेशम मार्ग से होता था, उसके लिए और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे गांधार कला शैली इसी समय विकसित हुई। तो ये थी पत्थर के औजारों से साम्राज्यों और दर्शन तक प्राचीन भारत के एक लंबे और बहुत ही महत्वपूर्ण सफर की एक झलक। हमने देखा कि कैसे जरूरत और सोच ने समाज को बदला, खेती से शहर बसे, नए विचारों से नए धर्म जन्मे और महत्वाकांक्षा से विशाल साम्राज्य बने। बिल्कुल, भारतीय इतिहास में हमें निरंतरता भी दिखती है और परिवर्तन भी। हर दौर अपने पिछले दौर से कुछ न कुछ लेता है और उसमें कुछ नया जोड़ता है। हड़प्पा की वो अद्भुत नगर योजना हो, वैदिक ऋचाओं का ज्ञान हो, बुद्ध और महावीर के नैतिक उपदेश हों, या फिर अशोक के वो शिलालेख, ये सब उस अतीत की कहानियां कहते हैं जिससे आज का भारत बना है। हाँ, और ये भी कि इतिहास हमें बहुत कुछ बताता है, पर कुछ रहस्य अब भी बाकी हैं, जैसे वो हड़प्पा की लिपि। हाँ, वो तो है, शायद भविष्य में वो भी पढ़ी जा सके। और अब अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पे वो सोच सकते हैं। हमने देखा कि मेगास्थनीज ने मौर्य समाज को 7 वर्गों में बांटा, जबकि कौटिल्य 4 वर्णों की बात करते हैं। ये फर्क हमें किसी समाज को बाहर से देखने और अंदर से समझने के अंतर के बारे में क्या सिखाता है? क्या ये सिर्फ एक बाहरी पर्यवेक्षक की अपनी समझ की सीमा दिखाता है, या फिर ये बताता है कि समाज शायद उससे कहीं ज्यादा जटिल था जितना पारंपरिक ग्रंथ बताते हैं? ये सोचने वाली बात है। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद।